हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आज पढ़ाने वाला हूं डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद आ रहा होगा जो हम लोगों ने बात किए थे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसी को क्या बोलते थे? रिलेटिव परमिटिविटी पर रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि इप्सिलॉन आर के बारे में बात करने वाले थे। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि इप्सिलॉन आर दैट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या और रिलेटिव परमिटिविटी कहते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर जो हम लोगों ने पढ़े थे, कैपेसिटर से हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैपेसिटर चैप्टर से निकालेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने बताया था कि यदि दो पैरेलल प्लेट है दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना, अगर इस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में क्या हो, एयर हो और वैक्यूम हो, एयर हो और वैक्यूम हो, अगर एयर हो और क्या हो, वैक्यूम हो, तब कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर C इक्वल टू कितना होता था, A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इक्वेशन फर्स्ट बताए थे कि नहीं बताए थे कि दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस C इक्वल टू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। कब? जब इन दोनों प्लेटों के बीच एयर हो या फिर वैक्यूम हो तब। ठीक है, अब मान लो सपोज करो कि दूसरा मान लो अब एयर ना हो कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, कोई भी है ना, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, अभी पता नहीं कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन दोनों के बीच में क्या हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में मान लो कि इप्सिलॉन आर है। क्या है? इप्सिलॉन आर है। अभी कुछ पता नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में क्या है, इप्सिलॉन आर है। और अलग अलग मीडियम के लिए इप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तब इन दो प्लेटों के बीच की धारिता कितना होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीएम। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मतलब इन दो प्लेटों के बीच जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तब इन दो प्लेटों के बीच का कैपेसिटेंस, ठीक है, कितना हो जाता था, ए इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर और अपॉन डी। ये भी मैंने डेरिवेशन पढ़ाया था। ठीक है, और ये सब का डेरिवेशन का जो मैंने पढ़ाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला एकदम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी ये तो समझ लो, क्लियर। अब ये दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट अपॉन टू, क्लियर। चलो डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, बोलो सी अपॉन सीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और ये कितना हो जाएगा, बोलो ए इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर और अपॉन डी। क्लियर। देखो क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहां से बोलो ए इप्सिलॉन नॉट और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि C अपॉन सीएम इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय इप्सिलॉन आर। दैट मींस इप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा, बोलो इप्सिलॉन आर इक्वल टू जब लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सीएम और अपॉन सी, होगा ना। ये बात समझ में आ रहा है? गुड। देखो ध्यान से समझो, तो क्या आ गया, सीएम अपॉन सी। दैट मींस क्या, इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से समझो। सीएम का मतलब जब दो प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तब दोनों प्लेटों के बीच की धारिता यानी कैपेसिटेंस सीएम अपॉन सी। क्या है? सी का मतलब जब दोनों प्लेटों के बीच एयर और वैक्यूम रहता है तब दोनों प्लेटों का बीच का कैपेसिटेंस के अनुपात को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हिंदी से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं क्या है, बोलो हिंदी से बोलते हैं, देखो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब होता है सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होता है? सापेक्षिक विद्युतशीलता। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब होता है पराविद्युतांक। बात समझ में आया? क्या बोलते हैं, पराविद्युतांक। ठीक है, दोनों सेम चीज है। बात समझ में आ रहा है? इप्सिलॉन आर का मतलब यही है कि क्या किसी माध्यम में स्थित दोनों प्लेटों के बीच की धारिता
बटा, ठीक है, हवा या निर्वात में स्थित दो समांतर प्लेटों के बीच की धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये हम लोग कैपेसिटर से निकाले इसको, ठीक है, ये किसके फॉर्मूला से? कैपेसिटर के फॉर्मूला से ये वाला ड्राइव हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो मैंने सबसे पहला टॉपिक डिस्कशन किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्या था? कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो मैं कूलम्ब्स लॉ से भी एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोगों को क्या पता है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, ठीक है। कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पर, नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन फोर्स होगा, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? बोलो, अट्रैक्शन फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है? और मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, तो इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कहां पे? एयर या फिर वैक्यूम। अगर दोनों चार्जेस के बीच सपोज करो क्या क्या है? एयर है और वैक्यूम है, तब इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये कौन सा फोर्स है बताओ? जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो? हवा हो या फिर निर्वात हो, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तब इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। आई थिंक समझ में आ रहा है? गुड। अब मान लो दूसरा केस में कि यदि दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में एप्सिलॉन आर हो, क्या हो? एप्सिलॉन आर हो। मान लो इसका डिस्टेंस भी क्या है? स्मॉल आर है, तब इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन 2। बात समझ में आया? ये दोनों समझ में आया? फिर दोनों क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, 1/2। देखो ध्यान से, इसमें हम m कर देंगे तो कोई दिक्कत? m का मतलब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है, तब इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। क्लियर? चलो, तो F/Fm, F/Fm। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पुट करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये पूरा कैंसिल, ठीक है। बचा क्या? देखो F अपॉन Fm इक्वल टू 1/1/एप्सिलॉन आर बच रहा है कि नहीं? यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? गुड। ये इसका मतलब क्या है बोलो? एप्सिलॉन आर इक्वल कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर इक्वल हो जाएगा F/Fm। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यह है कि हवा, देखो एप्सिलॉन आर इक्वल कितना? F/Fm। F मतलब हवा या निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बटा किसी माध्यम में स्थित दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब पराविद्युतांक। और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब सापेक्षिक विद्युतशीलता, मतलब जिस माध्यम में रखा गया उसके सापेक्ष बात हो, उसके रिलेटिव बात हो रहा है। क्लियर? तो याद रखना, इस बात को नोट करना। एप्सिलॉन आर इक्वल होता है हवा में या निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल बटा किसी माध्यम में स्थित उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन आर कहते हैं। बात समझ में आया? एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट डायमेंशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हुआ है? ये भी फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये भी फोर्स है तो इसका भी क्या होगा? न्यूटन होगा, ये कट जाएगा। तो एप्सिलॉन आर का ना ही कोई मात्रक होता है और ना ही कोई बीमा होता है। क्यों? क्योंकि यह दो समान भौतिक राशि का क्या है? अनुपात है। बात समझ में आ रहा है? देयर इज नो एनी यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन आर बिकॉज इट इज द सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ रेशियो। बात समझ में आया? ये दोनों जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? रेशियो है। इसलिए एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। आई थिंक ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एग्जाम में अगर 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा, जैक बोर्ड के एग्जाम में चाहे सीबीएसई के एग्जाम में, तो क्या करना है? आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। या तो आप चार्ज से रिलेटेड इसका डिफिनेशन बताइए, या तो कैपेसिटर से। मैंने आपको दोनों बताया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं।
हम लोग का कौन सा टॉपिक चल रहा था, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, हम लोग बात करते हैं आज एक फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड एस्फेरिकल्स। ठीक है, आइसोलेटेड एस्फेरिकल के बारे में। ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे आइसोलेटेड एस्फेरिकल का। ठीक है, चलो तो मान लेंगे एस्फेरिकल है। एस्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोला, यानी कि गोलीय चालक की धारिता। लिख देते हैं हम हिंदी से, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो गोलीय चालक की धारिता के बारे में बात करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, गोला है, दैट मींस एक स्फेरिकल है, इसका सेंटर O है और इसका रेडियस कैपिटल R है। बात समझ में आ रहा है, इसका रेडियस क्या हो रहा है, कैपिटल R है। इसके मान लो सेंटर पर प्लस Q चार्ज रखा गया है, इसके सेंटर पर क्या है, प्लस Q चार्ज रखा गया है। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि किसी पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q और अपॉन R होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है क्या कि इसके सेंटर से यानी कि स्फेरिकल के सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, सेम हो। जैसे यहां से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होगा। यहां पर भी वही सेम वैल्यू होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, सेम वैल्यू होगा क्योंकि रेडियस क्या है, सेम है। यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही, मतलब सेम पोटेंशियल होगा। यानी कि इस स्फेरिकल के प्रत्येक सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, सेम होगा। अब देखो ध्यान से, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मैंने क्या पढ़ाया था, C इक्वल टू Q बाय V, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, 100% पढ़ाया था। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रहा। तो बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसके सेंटर पर प्लस Q चार्ज है, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होगा। अब V का वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इस V के जगह। बात समझ में आ रहा, चलो तो लिखेंगे Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय R, ये Q कैंसिल, तो कितना हुआ, तो अब कितना होगा बोलो, इसको ऊपर भेज देंगे, यानी कि C इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू R। बात समझ में आ रहा, यानी कि गोलीय चालक की धारिता C इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो देखो गोलीय चालक की धारिता जो है सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि चार्ज यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब इस गोलीय चालक के अंदर सिर्फ क्या हो, हवा होगा, हवा या निर्वात होगा, तब C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R है। अगर मान लो इस गोलीय चालक के अंदर कोई पराविद्युत माध्यम के रूप में क्या हो, एप्सिलॉन R हो, तब गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और इंटू रेडियस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, ये होगा कब होगा, जब गोलीय चालक के अंदर क्या कोई पराविद्युत माध्यम यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में क्या हो, एप्सिलॉन R हो। बात समझ में आ रहा, तब गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, सॉरी इंटू एप्सिलॉन R और इंटू रेडियस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, इसका मतलब है कि अगर गोलीय चालक के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका हम CM कर देते हैं। बात समझ में आ रहा, तो इसका मतलब है कि CM इज ग्रेटर देन C, होगा कि नहीं होगा, बोलो, यानी कि C की धारिता जो है, CM की जो धारिता है, CM का कैपेसिटेंस C से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर गोलीय चालक के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। हम लोग कैपेसिटर में भी ये बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट छोटे से एक टॉपिक है,
टॉपिक नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे। अच्छा सा बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आज हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हिंदी से क्या बोलते हैं बोलो? स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या बोलते हैं बोलो? स्थिर विद्युत प्रेरण। बात समझ में आ रहा? स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, समझेंगे, ठीक है? चलो मैं समझा देता हूं, ठीक है ना? और अपने से लिख लीजिएगा। मान लो यहाँ पे कोई चालक है। ये क्या है? चालक है। चालक मतलब सबको समझ में आता है। चालक मतलब क्या होता है बोलो? कंडक्टर है। यहाँ पे क्या है? चालक है और इसको एक स्टैंड पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है बोलो? एक स्टैंड पे रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा? और इस चालक के सामने मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बोलो? एक पॉजिटिव चार्ज। चलो हम प्लस क्यों लिख देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है क्या? ध्यान से समझो कि जब किसी चालक के सामने किसी आवेश को लाया जाता है, मान लो इस चालक के सामने इस चार्ज Q को, यानी इस पॉजिटिव चार्ज Q को सामने लाया जाएगा, तो चालक के सामने वाले सिरे पर, यानी कि इस चालक, यानी कि इसको देखो, ध्यान समझ लो, जब किसी चालक के सामने किसी धनावेश, धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लाया जाता है, तो चालक के सामने वाले सिरे पर, चालक के सामने वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति के आवेश, दैट मींस नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज डेवलप्ड होता है। यानी क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। और चालक के दूसरे सिरे पर समान प्रकृति के आवेश, दैट मींस सेम चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। यानी कि बगल में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। इसी घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। बात समझ में? ये अपने आप होता है कि जब किसी चालक के सामने किसी आवेश Q को लाया जाता है, कोई धनावेश Q को लाया जाता है, तो चालक के सामने वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति के आवेश तथा चालक के दूसरे सिरे पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दैट मींस स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? देख लो, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस चालक के सामने वाले सिरे पर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और बगल वाले में पॉजिटिव, दैट मींस इसके कारण यहाँ पे बोलो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, और यहाँ पे क्या है बोलो? सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या हो रहा है? डेवलप्ड हो रहा है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश से भी लिख लीजिएगा, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम एक बार समझ गए तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे बोलो? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एग्जाम पूछता भी है 3 नंबर में। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर मतलब बोलो? संचयक का सिद्धांत, संचयक का सिद्धांत। बात समझ में आ रहा है? संचयक के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो संचयक के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट में बात करते हैं। इसको 2 स्टेप में पढ़ेंगे, मस्त आप समझ में आएगा अच्छा से, ठीक है? चलो सॉरी, ये नहीं फॉर्मूला होता है, ये होता है, ठीक है? PL। चलो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या? देखो ने मान लो एक चालक है, यानी कि एक कंडक्टर है, और इस पर प्लस Q चार्ज है। इस पर क्या है बोलो? प्लस Q चार्ज, ठीक है? इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस Q चार्ज दिया गया है। सपोज करो प्लस Q चार्ज क्या हो रहा है? गिवन है। बात समझ में? इस चालक की धारिता, दैट मींस कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर कितना होगा बोलो? C इक्वल टू होगा Q अपॉन V। होगा कि नहीं होगा बोलो? कैपेसिटर क्या होगा? Q अपॉन V होगा। क्लियर? गुड। V क्या है? V इसका पोटेंशियल है। V क्या है? इसका पोटेंशियल। बात समझ में? किसी चालक पर प्लस Q चार्ज दिया गया है, तो चालक की धारिता C इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V होगा। क्या होगा? Q बाई V होगा, जहां V क्या है? पोटेंशियल है। इस चालक का क्या है? पोटेंशियल है। बात समझ में आ रहा? अब मान लो इस चालक के सामने दूसरे प्लेट को लाया जाता है। सपोज करो इस प्लेट का नाम A है, और जो दूसरा प्लेट है, दूसरे प्लेट B को लाया जाता है। क्या लाया जाता है बोलो? दूसरे प्लेट B को लाया जाता है। क्या लाया जा रहा है बोलो? दूसरे प्लेट B को लाया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण प्लेट के सामने वाले सिरे पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। होगा कि नहीं होगा?
और इस प्लेट के दूसरे सिरे पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। किसके कारण, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। ठीक है, अगर पॉजिटिव, मान लो कि प्लेट के दूसरे सिरा को अगर आर्थेड कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, बोलो आर्थेड। आर्थेड में समझ में आ रहा है, चलो भूत धृत जिसको बोलते हैं, आर्थेड कर दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज सब कहां चला जाएगा, बोलो अर्थ में चला जाता है। क्लियर। आप देखो प्लेट बी के कौन सा चार्ज है, बोलो नेगेटिव पोटेंशियल है, तो नेगेटिव पोटेंशियल के कारण क्या होगा, प्लेट ए पर कुछ ऋण विभव डेवलप्ड होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, Q बाय आर। होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा। तो नेगेटिव चार्ज कहां पे, प्लेट ए पर डेवलप्ड होगा, जिसके कारण प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो घट जाएगा। प्लेट ए का पोटेंशियल, बोलो प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे घटेगा, समझ में आ रहा है कैसे। इसका पोटेंशियल भी था और बाद में क्या आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। सपोज करो कुछ होगा माइनस भी होगा तो हमेशा क्या होगा, भी से ये भी जो है मतलब घट रहा है, इस भी को क्या कर रहा है, घटा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो प्लेट बी के कारण, प्लेट ए पर कुछ ऋण विभव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण प्लेट ए का विभव घट जाता है। जिसके कारण क्या होता है, प्लेट ए का विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्लेट ए का विभव घट जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर क्या होगा, भी घट जाएगा, अगर भी क्या होगा, घट जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। चूंकि C इक्वल टू क्यू बाय वी, चूंकि क्या होगा, C इक्वल टू क्यू बाय वी, चूंकि C इक्वल टू क्यू बाय वी, भी घटेगा तो C क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज जो ऑलरेडी दिया हुआ था तो चार्ज यहाँ पे बढ़ा नहीं रहे, क्या भी घट रहा है। अगर भी घटेगा तो क्या होगा, C बढ़ेगा, यानी कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट ए का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आ रहा है। चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, जो मैंने समझाया। समझाया क्या, माना कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है और इसका पोटेंशियल भी है, तो प्लेट ए की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट ए क्या होगा, C इक्वल टू क्यू बाय वी होगा। अब प्लेट ए के सामने दूसरे प्लेट बी को लाया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण प्लेट बी के पहले सिरे पर ऋण विभव और उसके दूसरे सिरे पर क्या होगा, धन विभव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, प्लेट के दूसरे सिरे को आर्थेड कर दिया गया है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला जाता है। बात समझ में आ रहा। अब प्लेट बी के कारण, अब प्लेट बी में कौन सा चार्ज है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। तो अब प्लेट बी के कारण प्लेट ए पर कुछ ऋण विभव उत्पन्न होगा। ऋण विभव मतलब नेगेटिव पोटेंशियल उत्पन्न होगा, जिसके कारण प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा, भी क्या होगा, घट जाएगा। पोटेंशियल, प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। फाइनली प्लेट ए का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फाइनली क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, प्लेट ए का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आ रहा, समझ में आ गया होगा। इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, प्लेट को आमने सामने लाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो सामने लाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं किया है कि सिर्फ कंडक्टर के सामने प्लेट को लाया जाता है, तब भी क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लेना है। और मैंने अच्छा समझा दिया। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हुआ इस टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अब हमको लग रहा है कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा मैंने बता दिया है। अब जितना भी सारा आएगा सब आएगा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का आई थिंक करीब करीब सभी टॉपिक मैंने बता दिया है। ठीक है, और सीबीएसई और जेक बोर्ड के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, और बड़े बड़े जितने सारे एग्जाम होते हैं सबका बेसिक जो है यहीं से है। बात समझ में आ रहा है। तो हमेशा क्या करना है, एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। ठीक है, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।